नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को देखेंगे, जो कि JCRT द्वारा जारी की गई है, जो कि प्रथम शब्दिक परीक्षा यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे और इसी मॉडल पेपर आधारित जो है टर्म 1 एग्जाम में भी पेपर जो है देखने को मिलेगा। जैसा कि इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में होंगे, यानी कि बहु विकल्प रहेंगे। समय मिलेगा इस बार 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? आपको बता दूं, यह कथन जो है अल्फ्रेड मार्शल का है। अल्फ्रेड मार्शल आपको याद रखना है। क्लियर है? देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है गॉडफ्राइड अकनवाल। देखिए गॉडफ्राइड अकनवाल के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गॉडफ्राइड अकनवाल जो है आधुनिक समय में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था सन 1749 में। ठीक है, 1749 में जो है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए गॉडफ्राइड अकनवाल को सांख्यिकी का पिता माना जाता है। आधुनिक जगत में सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है सीमित आवश्यकता, संसाधनों का एकल प्रयोग, संसाधनों की प्रचुरता, संसाधनों की दुर्लभता। तो इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसाधनों की दुर्लभता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है सांख्यिकीय आंकड़ा दिया हुआ है। 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यहाँ भी जो है सांख्यिकीय आंकड़ा दिया हुआ है। एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो यहाँ भी सांख्यिकीय आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कई लोग। ठीक है, कई लोग लिखा हुआ है, तो यह जो है सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? आपको बता दूं, लैटिन शब्द यहाँ पर पूछा है कि किस लैटिन शब्द से हुई है। स्टैटिस्टिक्स यानी कि हिंदी में से सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी। तो किस लैटिन शब्द से हुई है? आपको बता दूं स्टेटस, STATUS, स्टेटस से हुई है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इटालियन शब्द से हुई है, तो आपको आंसर देना है स्टैटिस्टा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं STATISTA। क्लियर है? स्टैटिस्टा शब्द से हुई है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इटालियन शब्द से हुई है, तो आपको आंसर देना है स्टैटिस्टा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सभी समस्याओं की जड़ है? प्रचुरता, अभाव, बहुलता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभाव हो जाएगा। ठीक है, अभाव, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 का एक उदाहरण दें। एक खास कलम की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, एक बेंच की लंबाई, राष्ट्रीय आय। इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? कम खर्च, कम प्रगणन की आवश्यकता, कम समय, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की स्थापना 1950 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस संस्था के द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर
राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, श्रम ब्यूरो। इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता, जनसंख्या के आकार एवं संरचना, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि के उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ईमेल सर्वेक्षण के द्वारा, डाक सर्वेक्षण के द्वारा, टेलीफोन सर्वेक्षण या SMS सर्वेक्षण। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन सर्वेक्षण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु है। वर्ग सीमा अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? L2 यानी कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा यानी कि L1 को जोड़ करके 2 से भगा देना है। यहां पर जैसे कि L2 दिया हुआ है 80 और L1 दिया हुआ है 60, जोड़ करना है और 2 से भागा करना है। जोड़ने से आ जाएगा आपका 140 और 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 70। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आपको मध्य बिंदु निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो कालानुक्रम कहा जाता है। याद रखिएगा कालानुक्रम, क्योंकि यहाँ पर समय का बात किया गया है। समय का जब भी लिखा रहेगा समय के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय के अनुसार किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कालानुक्रम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? देखिए, चर को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, संतत तथा विविक्त। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बारंबारता सारणी कहलाता है। याद रखिएगा बारंबारता सारणी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आलेख के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा काल श्रेणी आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? याद रखिएगा आयत चित्र से। आयत चित्र, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आयत चित्र। बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? आयत चित्र से। ठीक है, आयत चित्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक, अवशीर्ष, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? यहाँ पर दिया हुआ है सारणी, पाठ विषयक, आरेखी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आरेखी हो जाएगा, आरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है? ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है? दंड आरेख आता है, दंड आरेख। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र या पॉलिस्टर? देखिए मलमल जो है सूती वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्र का किस्म है, ऑप्शन सी सही होगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना।
क्लियर है। आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। क्लियर है, क्योंकि यहां पर अतिरिक्त लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 16% से भी कम, तो ऑप्शन सी सही होगा, 16% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? ऑप्शन में दिया हुआ है बंबई और पुणे, बंबई और सूरत, दिल्ली और जयपुर, बंबई और थाने, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बंबई और थाने के बीच चली थी। आपको बता दूं अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया था। 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, रेलगाड़ी जो है चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है 16 अप्रैल 1853 को। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ, जन कल्याण, निजी लाभ और जन कल्याण दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? 6% वार्षिक, ठीक है, 6% वार्षिक हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग होती है, जिससे उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग है, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग होती है, विदेशों में जिसकी मांग है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या रूस? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस हो जाएगा, रूस। पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल 1951 को। क्लियर है, 1 अप्रैल 1951 में जो है इस योजना का जो है शुभारंभ हुआ था, पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ। क्लियर है। पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 5 वर्ष होती है, याद रखिएगा 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्ष में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में या 20 वर्षों में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 वर्षों में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, उद्योग, पर्यटन, इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जीडीपी की गणना जो है कृषि क्षेत्र में, उद्योग में भी और पर्यटन में भी जो है उत्पादन को जो है शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक जो है हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल जो है माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में, वर्ग ए, वर्ग बी और वर्ग सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी ऋण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण
विदेशी संस्थाओं में से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण जो है विदेशी ऋण कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? आपको याद रखना है $7 बिलियन। $7 बिलियन। ऑप्शन बी सही होगा। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? आपको याद रखना है 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? एक IT कंपनी है। ऑप्शन डी सही होगा, IT कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से, यहां पर लिखा हुआ है बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको याद रखना है बाह्य प्रापण। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने का एक क्षेत्रक है। ऑप्शन में दिया हुआ है दूरसंचार, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त। तो इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आधार संरचना। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 विवेक MCQs जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।